आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। गुजरात में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, बोले क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। और दिल्ली में मनाई गई पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की जयंती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर दी श्रद्धांजलि। हरियाणा के जिंद जिले के जेल में एक नई पहल की शुरुआत, खोला गया पेट्रोल पंप जिसे चलाएंगे कैदी। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, बंगाल की वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों को जोड़ने की कोशिश। टेनिस स्टार लिएंडर पेस बीजेपी में शामिल, बोले देश सेवा की जिम्मेदारी मिली। और आगाज करेंगे बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि गुजरात के सानंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भर बनने के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन शुरू कर दिया है। इस मिशन के तहत खनन और उत्पादन पर खास जोर दिया जाएगा और सरकार ने मिनरल रिसाइकलिंग के लिए 1500 करोड़ रुपए की योजना भी शुरू की है। साथ ही उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल को जोड़कर एक रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की योजना है, जिससे माइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक मजबूत नेटवर्क तैयार होगा। क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता के लिए भारत ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भी शुरू किया है। इसके तहत क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग और प्रोडक्शन पर बल दिया जा रहा है। मिनरल्स की रिसाइकलिंग के लिए भी 1500 करोड़ रुपए की स्कीम शुरू की गई है। इस वर्ष के बजट में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरलम जैसे कोस्टल स्टेट्स को मिलाकर रेयर अर्थ कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई है। ये कॉरिडोर एक ऐसा इंटीग्रेटेड नेटवर्क होगा जो माइनिंग, रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की एक सशक्त चेन बनाएगा। हमारा प्रयास है कि देश में क्रिटिकल मिनरल्स का एक राष्ट्रीय भंडार हो। अच्छा होता कि ये काम 30-40 वर्ष पहले शुरू होता, लेकिन अब भारत इसके लिए मिशन मोड पर काम कर रहा है। और दिल्ली में आज शीला दीक्षित की जयंती मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय में इकट्ठा हुए और केक काटकर उन्हें याद किया। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके कामों को याद करते हुए कहा कि शीला दीक्षित ने दिल्ली के विकास में बड़ा योगदान दिया और इस दौरान उनके बेटे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके दिखाए रास्ते पर चलने की बात कही। दिल्ली में जो भी विकास हुआ है, ये सारा विकास शीला जी की ही देन है। और जहां भी हम दिल्ली में नजरें घुमाएंगे, आप देखेंगे हर कोने में शीला दीक्षित जी याद की जाएंगी। जितना भी विकास आज दिल्ली में है, सिर्फ शीला दीक्षित की वजह से है। उनके बाद के विकास का आप भी देख ही रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कितना सहयोग दिया, कितना दूसरी पार्टी ने सहयोग दिया। बीजेपी आई है, वो कितना सहयोग दे रही है। बट शीला जी ने जो हमारी दिल्ली को दिया, वो उनके अलावा आज तक किसी और ने इस तरह का योगदान दिल्ली को विकसित, दिल्ली को डेवलप करने में किसी और ने नहीं दिया। मैं डॉक्टर संध्या ठक्कर। और हरियाणा के जिंद जिले की जेल में एक नई पहल की शुरुआत हुई है। यहाँ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का पेट्रोल पंप खोला गया है, जिसे कैदी चलाएंगे।
इस कदम से कैदियों को रोजगार के साथ साथ नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा। ये पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। जेल प्रशासन के अनुसार इस पंप पर वही कैदी काम करेंगे जिनका व्यवहार अच्छा होगा। साथ ही यहाँ पेट्रोल डीजल के अलावा अन्य सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। जेल में जो बाकी हमारा जो जींद जेल का पंप है, और जेलों में तो पहले लगभग 5-7 जेलों में शुरू हो चुका है। जींद में अभी परसों ही हमने इसकी जो है ओपनिंग करी है। पेट्रोल की सुविधा इस समय उपलब्ध है, और आज शाम को या कल मॉर्निंग से डीजल की सुविधाएं भी इसमें उपलब्ध हो जाएगी। और हवा के तौर पर जो है नॉर्मल एयर व हाइड्रोजन एयर दोनों रखी गई है। और इसमें जो है हमारे जो कैदी जो जिनका कंडक्ट अच्छा है, जिनको जो सजाफता कैदी है और जिनका कंडक्ट चाल चलन जेल में अच्छा है, उनकी मुख्यालय के निर्देशानुसार उनकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। इनको पहले जो है कुछ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो कुरुक्षेत्र जेल में हमारा पंप शुरू हुआ था, उनके तौर पर वहाँ पे इनको पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई गई, उसके बाद इनको यहाँ लगाया गया है। और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम मोदिनीपुर में चंद्रकोना में एक रैली के दौरान बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं और अल्पसंख्यकों के नाम हटाकर बीजेपी बिहार, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों को बंगाल की वोटर लिस्ट में जोड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी ने इन सारे आरोपों को खारिज किया है। और असम विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। तेजपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने हमेशा असम की अपेक्षा की और राज्य को दिल्ली से दूर रखा। और राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि पहले असम उग्रवाद के लिए जाना जाता था। उन्होंने दावा किया है कि अब हालात बदल रहे हैं और राज्य में विकास हो रहा है। आपने महसूस किया होगा कि कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा इस असम के साथ एक सौतेला व्यवहार किया है, हमेशा यहां की उपेक्षा की है। आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस ने दिल्ली से, अपने दिल से भी और दिमाग से भी लंबे समय से इस असम को दूर कर रखा है। और कांग्रेस के कुशासन के कारण एक समय ऐसा था जब असम के बारे में बात होती थी, यहां पर उग्रवाद की बात होती थी, इंसर्जेंसी की बात होती थी, असम में अशांति की बात होती थी, लेकिन गरीबी और भूखमरी की बात होती थी। लेकिन बहनों भाइयों, अब जमाना बदल गया है। अब इसकी बात भारत में कहीं नहीं होती है। दुनिया के दूसरे देशों में चले जाइए, अब कोई भूखमरी की बात नहीं करता, बहुत गंभीर गरीबी की भी असम में कोई बात नहीं करता, अब कोई उग्रवाद की भी बात नहीं करता। असम की बात यदि भारत और दुनिया में होती है तो असम के विकास के लिए की जाती है। बहनों भाइयों, यह कर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लेफ्ट विंग उग्रवाद की वजह से कई कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद उन्होंने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ऐसे नेताओं के साथ नजर आते हैं और जो इससे विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने ही नेतृत्व से सवाल करना चाहिए। एक बात तो कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के नेता से सवाल पूछना चाहिए। ये वक्त आ गया है। कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता और कई नेता वामपंथी उग्रवाद के शिकार बने हैं, कई मारे गए हैं। और यहां टॉप लेवल में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी वो वामपंथी उग्रवाद को फैलाने वाले के नेताओं के साथ मिले हुए हैं। अब सोच के देखिए, कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है, ये तो सवाल हमको नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता पूछना चाहिए। ये जो रेड कॉरिडोर है, इसमें कौन लोग मारे गए? आम आदमी मारे गए हैं, कितने हजारों शहीद हो गए हैं, और कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के नेता मारे गए। और वही कांग्रेस का टॉप लीडरशिप सोनिया जी, राहुल जी, वही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के जो टॉप नेताओं से मिले हुए। तो कांग्रेस के नेता को सवाल पूछना चाहिए। और दिल्ली के राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कमलानगर मार्केट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां के दुकानदारों से भी मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया और यहां के व्यापारियों से बातचीत भी की। राज्यपाल ने कहा है कि बाजार में सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखना जरूरी है ताकि व्यापार और लोगों के लिए अच्छा माहौल बना रहे।
और अब खबरों के सिलसिले में और आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर पर चलते हैं। बता दें कि दिल्ली में आबकारी नीति मामले को लेकर राजनीति और कानूनी लड़ाई जारी है। ईडी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 अलग अलग मामलों में आरोप मुक्त किए जाने के निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल ने जानबूझकर समन का पालन नहीं किया और जांच में शामिल नहीं हुए। निचली अदालत ने कहा था कि ईडी ये साबित करने में असफल रही कि उन्होंने जानबूझकर समन का उल्लंघन किया। ईडी का दावा है कि केजरीवाल मामले के अन्य आरोपी के संपर्क में थे और आबकारी नीति बनाने में सहयोग किया, जिससे पार्टी को अनुचित लाभ मिला है। केजरीवाल फिलहाल धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत पर है और सुनवाई बुधवार को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में होगी। और दिल्ली के पूर्वी इलाके में दिलशाद गार्डन में सोमवार को एक दुखद घटना पेश आई। नाले की सफाई करते समय 33 साल के राहुल, जो सुंदर नगरी के रहने वाले थे, फिसलकर नाले में गिर गए और डूब गए। दिल्ली अग्निशमन सेवा और बोट क्लब और स्थानीय बचाव दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उस नाले से बाहर निकाला और गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने सीमापुर थाने में BNS धारा 106 के तहत FIR दर्ज की है और मामले की जांच जारी है। और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। LPG किल्लत पर भी हमला किया है और सरकार से सवाल मांगा है, सवाल पूछा है। कम से कम मान लिया आखिरी में। अब आप देखिए उसी अखबार के अंदर, देखिए मजेदार बात क्या हो रही है, अखबारों के ऊपर कितना प्रेशर है। उसी अखबार में उसी सरकार के मंत्री का इतना बड़ा बयान छपा है, ईंधन की कोई कमी नहीं है, सबको गैस मिल रही है, अफवाह फैलाने वालों के ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। और उसी अखबार के उसी पेज में नीचे लगी हुई है लाइन कि जी सिलेंडर के लिए लोग लाइन लगा के खड़े। आप ये सोचो कितना प्रेशर है उस एडिटर के ऊपर है कि छापेगा कैसे नहीं तू, हमारा मंत्री कह रहा है कमी नहीं है, छापना पड़ रहा है। और इधर पब्लिक कह रही है कि भाई तुम्हें दिख नहीं रहा कि लाइन में लगी हुई जनता, तो उनकी फोटो छापनी पड़ रही है। ये दुर्दशा है आज के युग में हमारे अखबारों की। अब मिट्टी का तेल अगर सरकार दे रही है तो भाई ले लो, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ एक एडवाइजरी शिक्षा निदेशालय। अब आप देखिए मजेदार बात क्या है, बार बार अखबारों की बात आ जाती है, अंग्रेजी अखबारों की। वो अंग्रेजी के अखबार जो पिछले 15 दिन से इस खबर को इग्नोर कर रहे हैं कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों के अंदर आर्म ट्विस्टिंग और ब्लैकमेलिंग करके पेरेंट्स को दबाव डाला जा रहा है कि आप बढ़ी हुई फीस दो, वो अखबार इस खबर को नहीं छाप रहे हैं। और अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में घोषणा की कि देश नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। ये वही दिन था जिसको लेकर अमित शाह ने कभी घोषणा की थी कि 31 मार्च 2026 को देश नक्सलवाद से मुक्त होगा, और अब जाके उन्होंने फिर से ये बयान किया है। बोलने से पहले करीब 2 घंटे तक शाह ने कुछ नहीं कहा, फिर भी सदन में हर तरफ यही माहौल बन रहा था। शुरुआत में शांत और सतर्क उपस्थिति धीरे धीरे एक तीखे राजनीतिक टकराव में बदल गई। अब इस पर राजनीति गर्म है और हर तरफ से, चाहे वो विपक्ष के नेता हो चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो, सब इस पर अपने अपने बयान दे रहे हैं। इस पर मनोज झा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कमाल की बात कहूं, पहले हैजा बहुत फैलता था, अब उसके लिए कांग्रेस के शासन को दोष दिया जाए। अलग अलग परिस्थितियां होती हैं और एक समेकित दृष्टिकोण का, समग्र दृष्टिकोण का अमित शाह जी के वक्तव्य में हमेशा उसकी कमी रहती है। कल भी उनके वक्तव्य लग रहा था जैसे समाजशास्त्र, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रकांड विद्वान की तरह बोल रहे हैं, लेकिन वो मूलतः व्हाट्सएप जनित स्रोत ही होता है। हम तो उस दिन का भी इंतजार करेंगे, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे बात हो, अच्छी बात हुई, कोई उससे गुरेज नहीं, लेकिन राइट विंग एक्सट्रीमिज्म पर भी बात हो, क्योंकि राइट विंग एक्सट्रीमिज्म जो चादर ओढ़ लेता है ना, वो बहुत ही छद्म चादर है। मतलब क्या उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस इज ऑन द सेम पेज? अमेरिका के शहरों में देख लीजिए प्रोटेस्ट का आलम, हिज रेटिंग इज ऑल टाइम लो।
उन्होंने पूरी दुनिया में जो उथल पुथल मचाई है अपने, एक तरह से कहूं तो सिरफिरेपन से, उसके नतीजे पूरी दुनिया भुगत रही है। और दिल्ली में टेनिस दिग्गज लिएंडर पेस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नवीन को धन्यवाद किया। पेस ने कहा कि बीजेपी परिवार ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया है। उन्होंने किरेन रिजिजू को अपना हीरो बताया। पेस ने कहा है कि ये सदस्यता सिर्फ एक पर्ची नहीं, बल्कि देश और युवाओं की सेवा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी जिंदगी का बड़ा दिन है, क्योंकि पहली बात जो है कि मैं हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं, अमित शाह जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं और नितिन नवीन जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं। बीजेपी फैमिली को जिस तरह से मेरे को नर्चर कर रहे, जिस तरह से मेरे को मौका दिए, दादा हमारे पास बैठे हैं, हमारा एक जिंदगी का हीरो जो है, जो मैं लुकअप करता हूं, हमारे पास बैठे हैं किरेन रिजिजू जी। ये जो मौका जो मिले हैं, स्पोर्ट्स एजुकेशन, यूथ और देश का सेवा और देश वालों का सेवा, यूथ का सेवा करने के लिए बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए, और इसके लिए मैं बहुत बड़ा धन्यवाद कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये जो पर्ची जो है ना, ये खाली पर्ची नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 40 साल से मैं देश के लिए खेले, डेविस कप में, ओलंपिक्स में, मां का नाम बढ़ाने के लिए, पापा का नाम बढ़ाने के लिए, फैमिली का नाम बढ़ाने के लिए और देश का नाम बढ़ाने के लिए। अभी ये जो नया खेल जो मैं लिए और मौका मिले हमारे भाई से कि अभी देश के लिए सेवा करने के। मुर्शिदाबाद में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान नारुगोपाल के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि नारुगोपाल शहर के अध्यक्ष हैं और हमेशा लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। यूसुफ पठान ने कहा कि इस बार उनकी जीत जरूरी है ताकि वो लोगों के बीच रहकर काम कर सके और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काम को मजबूत कर सके। सांसद ने यह भी कहा है कि ममता बनर्जी ने यहाँ की महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, नारुगोपाल का प्रचार में आया है, हमारा चेयरमैन भी है, टाउन का चेयरमैन है और हमेशा काम करता है, अच्छा काम करता है, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। तो हम चाहते हैं वो इस बार जीते, लोगों के बीच में रहे और लोगों के लिए काम करते रहे और दीदी का हाथ को मजबूत करे, क्योंकि दीदी ने यहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत अच्छे काम करे और ये नारुगोपाल जो है वो दीदी की पार्टी से लड़ रहे हैं और दीदी हमेशा यहाँ के लोगों के लिए काम करती रहती है, तो उनको जिताना है। भुवनेश्वर पहुंचे आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि देश में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं, लेकिन उड़ीसा मुख्यालय के स्टेट गेस्ट हाउस में गैस सिलेंडर गायब हो गए। सांसद ने इस मामले को गंभीर बताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा। आप मीडिया बंधु जब आए होंगे इस कैंपस में, स्टेट गेस्ट हाउस में, तो भारी तादाद में पुलिस यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है। यहाँ तक कि हम यहाँ से चले जाएं, हमारा यहाँ पे खाना पीना पानी सब बंद कर दिया गया है। आप पूछ सकते हैं यहाँ के प्रशासन से कि किस आधार पे कह रहा है गैस का सिलेंडर नहीं। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है देश का गैस सिलेंडर कहीं कमी नहीं है और उड़ीसा के हेडक्वार्टर में स्टेट गेस्ट हाउस का गैस सिलेंडर गायब हो गया और लगातार धमका रहे हैं हमारे साथ आए हुए लोगों को कि आप कमरे में नहीं बैठ सकते, जबकि यहीं के अगल बगल के सभी कमरों में दर्जनों लोग बैठे हुए हैं और हमारे से मीडिया के लोग मिलने आ रहे हैं, यहाँ के किसान नेता आ रहे हैं, धमकाया जा रहा है कि आप मिल नहीं सकते। तो क्या यहाँ यह आपातकाल की घोषणा हो चुकी है उड़ीसा में? क्या 144 धारा लागू हो चुका है? कल किस आधार पे हमको सभा में नहीं जाने दिया गया? आप कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर से कहिए किस आधार पे मुझे उस सभा में नहीं जाने दिया गया। यह हमारा विशेषाधिकार है कि हम देश के किसी कोने में हम कहीं भी संवाद कर सकते हैं। यह आंदोलन शांतिपूर्वक था, किसान आंदोलन शांतिपूर्वक है, परमिशन लिया हुआ है, इसके बाद भी किस आधार पे बंद किया गया?
लोग बाहर से कार्यकर्ता खाना लेके आ रहे हैं, तब हम लोग खाना खाए हैं। और उन कार्यकर्ताओं को भी धमकाया जा रहा है कि आपको हम जेल भेज देंगे केस डाल करके। डरे हुए लोग हैं और इस तरीके से हमने कभी नहीं देखा। हम देश के हर कोने में जाते हैं। ओडिशा बिजू पटनायक की द्वारा बनाया गया राज्य सबसे जो देश और दुनिया के लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा, आज उड़ीसा के भीतर ही यहाँ के लोग आज गुलाम बना दिए गए इस सरकार में बैठे हुए लोगों के द्वारा। आप स्टेट गेस्ट हाउस में आए हैं, कितनी पुलिस खड़ी है यहाँ पर, किस काम के लिए खड़ी है यहाँ पर? सवाल तो है कि हम तो यहाँ डिटेन है ना, हमको नजरबंद है यहाँ पर, हमारा भोजन पानी सब बंद है। हम विशेषाधिकार का मसला है, पार्लियामेंट में कल इसको उठाएंगे। आज मैंने नोटिस कर दिया और देखिएगा इस पर कल से कल पार्लियामेंट में उड़ीसा के सवाल को उठाता हूँ। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने बयान दिया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलवाद वाले बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। तरुण चुग ने राहुल गांधी के बयान की भी आलोचना की और कहा कि उनके आरोप बेबुनियादी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश हित में काम कर रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है। कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासी क्षेत्रों को नक्सलवाद की भीषण आग में झोंक कर उन्हें विकास से कोसों दूर रखा, जबकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सुरक्षा और विकास दोनों के जरिए इन क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ा। आज नक्सलवाद आखिरी सांस ले रहा है। उसका यह प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने निर्णायक लड़ाई जीती है। हमने अपने नागरिकों को नक्सलवाद के ज्वालामुखी से बचाया है, जबकि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में सिर्फ माओवादी सोच को संरक्षण दिया, पोषित किया, महामंडित किया। जिन क्षेत्रों में कभी बंदूक की आवाज गूंजती थी, बम फटते थे, आईडी ब्लास्ट होते थे, सुरक्षा बलों के जवान शहीद होकर वापस आते थे। दिल्ली के राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कमला नगर मार्केट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मार्केट की स्थिति का जायजा लिया और यहां के व्यापारियों से बातचीत भी की। राज्यपाल ने कहा है कि बाजार में सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखना जरूरी है ताकि व्यापार और लोगों के लिए अच्छा माहौल बना रहे। देखिए, मैं यहाँ स्टूडेंट था, कमला नगर, उस टाइम हम इसको कीनैक्स कहते थे, अब पता नहीं क्या कहते हैं। तो यहाँ रेगुलरली आते थे। मुझे एक्चुअली आज एक बेल्ट चाहिए थी, तो मुझे कमला नगर की ख्याल आई, मैं इसलिए ऑनेस्टली आया। फिर मैंने भटूरे भी खाए, लेकिन आते हुए यहाँ आके इतना प्यार मिला और लोगों की कंप्लेंट्स भी सुनने को मिली और कई लेडीज ने खुल के आके बताया जो हमने नोट करी। हमने उनको ये भी रिक्वेस्ट करा कि आप एक पेज की ईमेल हमें भेज दीजिए और अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना। हम बिल्कुल आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि पहले मैं फीडबैक लूंगा, फिर उसके बाद उनको कॉन्टैक्ट करके और जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं उनको भी बिठाएंगे। हमारा सबका फर्ज बनता है जॉइंटली। हमने दिल्ली जो हमारा कैपिटल है उसको आके लेके जाना है, इसमें हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। विकसित भारत जो प्रधानमंत्री की ड्रीम है, ऑब्जेक्टिव है, उसमें दिल्ली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और राजधानी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।